ओके, सो बैकग्राउंड, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड बैकग्राउंड आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कंडीशन कैसी थी, लेकिन जब बैक टू बैक दो प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 और लाल बहादुर शास्त्री 1966, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। और वो जो टाइम था वो बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम था, बहुत एक ऐसा टाइम था जिसमें चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदली थी। और दिस पीरियड विटनेसेस टेंशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में एक जो जबरदस्त तरीके का कॉन्फ्रंट्रेशन था वो हमें देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा एक टेंशन रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को हमेशा ये लगता था कि सरकार बहुत मौकों पे संविधान में जो चीजें लिखी हैं या संविधान से अलग भी चीजों को कर रही है। सो द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन स्टैंड, and the Congress also alleged that court was a conservative institution and it was becoming an obstacle in the way of implementing pro poor welfare program. कांग्रेस को एक टाइम पे लगने लगा कि कोर्ट अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहा है. सो द पार्टी अपोज द कांग्रेस felt that the politics was becoming too personalized and the government authority was being converted into personal authority, and the split of the Congress had sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. आपको पता है कि कांग्रेस में, कांग्रेस और कांग्रेस आर के बीच में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ उसके बाद ये चीजें ज्यादा रही. जो सिंडिकेट के लोग थे जो इंदिरा गांधी की हेल्प की थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को बनने के लिए, दे आर नाउ अगेंस्ट इंदिरा गांधी जब चीजें अलग हो गई, बिकॉज इंदिरा गांधी वाज नॉट एट ऑल टेकिंग हेल्प फ्रॉम देम. वो अपने आप ही डिसीजंस को ले रही थी. सो इन द इलेक्शन ऑफ 1971 द कांग्रेस had given the slogan of गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. सन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ. However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971 or 72. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on the Indian economy. आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना. लेकिन बांग्लादेश क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था. 60-70-80 लाख लोग इंडियन टेरिटरी में क्रॉस कर रहे थे. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी. सो अबाउट 8 million people crossed over the East Pakistan border into India, and this is something which needs to be kept in mind. After the war, the US government stopped all the aid to India. पहले क्या होता था, कोई लड़ाई वड़ाई होती थी ना, या इंडिया ने कभी न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका सबसे पहले प्रतिबंध लगा देता था भारत पे. इधर भी लड़ाई के बाद अमेरिका ने सारे जो एड थे, जो हेल्प थे इंडिया को, वो बंद कर दिया. इन द इंटरनेशनल मार्केट द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज मेनी फोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. और एक वही समय था बेटा जिस समय में तेल के दाम पूरे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़े थे. दिस लेड टू एन ऑल अराउंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज. आप हमेशा याद रखिए, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सारी चीजें बढ़ जाती हैं. इट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ. तेल का दाम बढ़ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो जो सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है उसकी कॉस्ट बदल जाएगी. सो प्राइस इंक्रीज बाई 23% in 73 and 30% in 1974. And such a high level of inflation caused much hardship to the people. जब ये चीजें हुई तो इन चीजों ने इन्फ्लेशन को आप महंगाई की दर कह सकते हो या कह सकते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है. तो पूरे देश में महंगाई की दर भी बहुत ज्यादा बढ़ी. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया. इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम थी, जिसे हम औद्योगिक विकास कह सकते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की दर थी, वो बहुत ज्यादा थी. स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत समस्याएं थी. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज. जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, आपको पता है दिस इज कोविड टाइम, वी ऑल आर हैविंग सैलरीज इन डिडक्शन मोड. सबके 20-25% सैलरीज डिडक्ट हो रहे हैं. कई जगह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी हुआ है. उस समय तो सरकार ने सैलरीज को फ्रीज कर दिया, रोक दिया गवर्नमेंट पूरी. इसकी वजह से सोचो लोगों को कितनी दिक्कत हुई होगी. This caused further dissatisfaction among government employees. Monsoon failed in 1972-73, and this resulted in a sharp decline in agriculture productivity. सरकार ने सैलरीज रोक दी, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन हो गया, सरकार के प्रति थोड़ी सी आप देखो तो नाराजगी हुई. उसी टाइम पे मॉनसून भी फेल हो गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी जो वो भी डिप करके एकदम नीचे चली गई. फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, एंड देयर वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फेक्शन with the economic situation all over the country. पूरे देश में सरकार के प्रति एक नकारात्मक, एक नेगेटिव एटीट्यूड आ गया लोगों के अंदर, और सारी चीजें बिल्कुल वो डिफरेंट हो चुकी थी.
In such a contest, non-Congress opposition parties were able to organize popular protest effectively. ये वही दौर था जो लोग नॉन कांग्रेसी थे, जो इंदिरा गांधी से अपोनेंट में थे, जो उनकी बातों से या उनकी रणनीतियों से खुश नहीं थे, उन्होंने देश में जगह 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 प्रोटेस्ट करवाए और प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुल रहे. बिहार और गुजरात एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. और किसी भी प्रोटेस्ट को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है जब उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, जब उसमें युवा इन्वॉल्व होता है. आप जैसे हम जैसे लोग अगर किसी ऐसे इवेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो इट विल बी ह्यूज सक्सेस. There was also an increase in the activities of the Marxist group who did not believe in the parliamentary politics, and these groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and to establish the political system known as Marxist-Lenin groups or Naxalite. They were particularly strong in the West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them. सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए और पूरे देश में कहीं ना कहीं आप समझ लो जो माहौल था वो माहौल एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका था. तो इमरजेंसी प्रियांशी सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, एक पूरा खाका तैयार हुआ. उस खाके को बनने में कई साल लगे, लेकिन इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को रखना, हम एक्चुअली में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड think about the character of Indira Gandhi. She was a novice in the politics earlier, but after this incident, after 1971's election, or later on many things happened, ये इमरजेंसी कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के लिए, पूरे भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा. नाउ गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड, और पेपर में भी पूछा जाता है. और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल इस इवेंट ने प्ले किया. Student protests in Gujarat and Bihar, both of which were Congress-ruled states, had far-reaching impact on the politics of the two states and national politics. In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising food prices, cooking oil, and other essential commodities, and against corruption in the high places. कह रहा है कि अगर आप देखो तो 1974 में गुजरात में स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन की वजह क्या थी कि खाद्य पदार्थ के जो दाम थे वो बहुत बढ़ गए थे. कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, उनका दाम बढ़ गया था, और बाकी जितने एसेंशियल कमोडिटीज हैं हर जगह प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे. और कहीं ना कहीं आप देखो गवर्नमेंट मशीनरीज में करप्शन में इन्वॉल्व था. सो द स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाज जॉइंड बाय मेजर अपोजिशन पार्टीज and became widespread, leading to the imposition of precedent rule in the state. The opposition party demanded fresh elections to the legislature. जो गुजरात की अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने डिमांड किया कि भाई इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए. मोरारजी देसाई, इनका नाम आप याद कर लेना, मोरारजी देसाई, who later became the Prime Minister of India also, a prominent leader of Congress, who was the main rival of Indira Gandhi when he was in Congress, announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held. मोरारजी देसाई को स्टूडेंट्स का पूरा सपोर्ट था. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फ्रेश इलेक्शंस नहीं कराए, नए तरीके से चुनाव नहीं कराए, तो वो इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे, फास्ट पे चले जाएंगे. सो अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट्स supported by the opposition parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975 and Congress was defeated in the election. जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को ऑब्वियसली हार का सामना करना पड़ा, और ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मोरारजी देसाई की जीत थी, और सीधे सीधे आप किसी को स्टूडेंट्स की जीत थी. ये गुजरात वाला हिस्सा था. बिहार में क्या हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग बिहार को पता नहीं किस तरीके से लेते हैं, लेकिन कहते हैं ये बिहारी है, ये वो है, वो है. बिहार हिंदुस्तान के नक्शे में एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स दी हैं. बिहार एक ऐसी जगह है जहां से आप देखो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निकल के आते हैं, जिनको ये बोला जाता था कि उनकी इंग्लिश अंग्रेजों से भी अच्छी थी अपने टाइम में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जयप्रकाश नारायण जी को तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता, जेपी उनको कहा जाता था. In March 1974, students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment, and corruption. After a point, they invited Jayaprakash Narayan, who had given up active politics and was involved in the social work, to lead the student movement. He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and it will not limit itself to Bihar. जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में बिहार में आंदोलन हुआ. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नॉन वायलेंस का तरीका अपनाते हुए मूवमेंट करेंगे, और इस मूवमेंट को बिहार तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसे हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे. सो द स्टूडेंट्स मूवमेंट अज्यूम्ड अ पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड हैड नेशनल अपील. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब है पूरे
देश में अलग अलग तबके के लोग जयप्रकाश नारायण जी के साथ जुड़े। जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार and gave a call for the total revolution in the social, economic and political sphere in order to establish what he considered to be a true democracy. उन्होंने कहा कि नए तरीके से चुनाव होने चाहिए बिहार में, बिहार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे परिवेश में आप देखो तो एक बदलाव होना चाहिए और वही शायद एक नई तरह से डेमोक्रेसी की जीत होगी। ए सीरीज ऑफ बंद, घेराव, बैठकें, एजिटेशन, स्ट्राइक्स, ये सारी चीजें हुई एंड द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन। इतने सब कुछ होने के बाद भी वहां पे जो सरकार थी उसने मना कर दिया कि वो रिजाइन नहीं करेगा। अब ये सारा माहौल पूरे देश में बन चुका था। आप बस दिमाग में लगाना कि क्या क्या चीजें थी। सो द मूवमेंट वॉज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिटिक्स। जयप्रकाश नारायण वॉन्टेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। वो हमेशा चाहते थे कि जो बिहार में मूवमेंट हुआ है वो पूरे देश में फैले। Along with the agitation led by Narayan, the employees of railways gave a call for national wide strike. आपको पता है ये सरकार ने सारी सैलरीज फ्रोजन कर दी थी, तो रेलवे ने भी स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने कहा हम काम ही नहीं करेंगे। दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री। आपको पता है इंडियन रेलवे इस देश की लाइफलाइन है। जितने लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं 60% से ज्यादा इनकम, 60-70% से ज्यादा इनकम इकोनॉमी में फ्रेट कॉरिडोर से आता है, फ्रेट ट्रेन से आता है, जो रेलवे सारा सामान इधर से उधर करती है। तो ऐसा लगा कि 1975 के आसपास पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। In 1975, JP led a people's march to the parliament. This was one of the largest political rallies ever held in the capital. सन 1975 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, उनके साथ में सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ और सब लोग दिल्ली की तरफ आ गए। रामलीला मैदान आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कभी आते जाते सुना तो जरूर होगा। वहां पे सारे लोग इकट्ठे होने वाले थे और जयप्रकाश नारायण को पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन सब लोगों ने सपोर्ट किया जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे। So he was now supported by the non-Congress opposition parties like Bharatiya Janasangh, Congress हो, Bharatiya Lok Dal, socialist parties. These parties were projecting JP as an alternative to Indira Gandhi. और ये सारे लोग जयप्रकाश नारायण जी को as an alternative देख रहे थे इंदिरा गांधी के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी प्रियांशी, आप ध्यान देना कि इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव लोगों ने ढूंढ लिया था। However, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी रही। Both the Gujarat and Bihar agitation were seen as anti-Congress rather than opposing the state governments. They were seen as a protest against the leadership of Indira Gandhi. She believed that the movement was motivated by personal opposition to her. अब देखो बहुत सारे लोगों में ये चीजें भी रही कि लोगों को ये लगा कि ये जो मूवमेंट हुआ, बिहार मूवमेंट और गुजरात मूवमेंट, इंदिरा गांधी को ये लगा कि ये कांग्रेस के खिलाफ ना होकर सीधा सीधा उनके पर्सनल अटैक हुआ, उनके ऊपर ये चीजें हुई। ऑब्वियसली लोग उनकी लीडरशिप से खुश नहीं थे और उन्होंने सीधे सीधे ये बात बोली कि ये मूवमेंट मोटिवेटेड था सिर्फ उनके लिए और रीजन कुछ भी रहे। तो इंदिरा गांधी तो वैसे ही बहुत ज्यादा आप देखो तो इन दोनों मूवमेंट से परेशान थी। शी वॉज विटनेसिंग एंड शी वॉज एनालाइजिंग ऑल द सिचुएशन। इन सब के बीच में एक जजमेंट आया जिस जजमेंट ने चीजों को बदल के रख दिया। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। आपको पता है इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसलिए आप देखो बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी अगर क्राइम करता है, कन्विक्शन प्रूफ होता है तो उसको जेल या अपना टेन्योर पूरा करना होता है। उसमें सलमान खान है, उसमें संजय दत्त है, उसमें लालू प्रसाद यादव है, उसमें मैं कोई क्राइम कर दूं, मेरे ऊपर भी अगर चीजें आ जाए तो आई विल बी सेंटेंसेज। अगर चीजें हो जाती हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स है, बच्चों से भी अगर कोई गलतियां होती है तो चीजें होती हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी क्या थी जिसने चीजों को बदल दिया? This was also the period when the government and the ruling party had many different with the judiciary. ये वही समय था जब जुडिशरी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी चीजें। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन अबाउट द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी? कह रहे लास्ट ईयर आपने क्लास 11th में जब पॉल साइंस पढ़ा था तो एक फंडामेंटल वो पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि संविधान और न्यायपालिका के बीच में कुछ चीजों को बताया गया, संसद और न्यायपालिका के बीच में जो रिलेशन है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैव इमर्ज्ड एंड कैन द पार्लियामेंट अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स? क्या पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकता है? द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट। सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? ये बाद में हो गया। अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज एन फंडामेंटल राइट, बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगेन द कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट्स आर कर्टेल्ड। थर्डली, द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग
that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपने क्लास 11th में सारी चीजें पढ़ी हैं. तो बहुत सारे विचार आए थे, बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजंस. This led a crisis as far as the relation between the government and judiciary were concerned. You remember the crisis culminated in the famous Keshav Nanda Bharti case. इसके बारे में क्लास 11th में बताया गया था और ये केस काफी हर जगह इसका रेफरेंस लिया जाता है. In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution and the parliament cannot amend this feature. इसमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट का या हमारे संविधान का कुछ बेसिक फीचर है जिसको कभी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता. कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं. सो 2 डेवलपमेंट्स फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. Immediately after the Supreme Court decision in 1973, in the Keshav Nanda Bharti case, a vacancy arose for the post of the Chief Justice of India. और जैसे ही 1973 में चीजें हुई, ठीक है, चीजें बदली और पूरे टाइम में ये लगा कि अभी वैकेंसी आई. और वैकेंसी किसके लिए आई? वैकेंसी किसी और के लिए नहीं आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आई. अब क्या होता है ना कि हायरार्की को मेंटेन किया जाता है, हायरार्की मेंटेन किया जाता है, जो सीनियर होता है उससे बनना चाहिए. अब देखो, इट हैड बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस, बट इन 1973 the government set aside the seniority of 3 justices and appointed Justice A.N. Ray as the Chief Justice of India. A.N. Ray को चीफ जस्टिस बनाया गया. उनसे पहले 3 और जजेस थे सीनियोरिटी के हिसाब से, उनको बनना चाहिए था. उनमें से जो फर्स्ट था, फर्स्ट नहीं बनता तो सेकंड बनता, सेकंड नहीं तो थर्ड होता, थर्ड के बाद जस्टिस A.N. राय का नंबर था, उनको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और जब ऐसा हुआ तो पूरे देश में एक मतलब असंतोष रहा, लोग खुश नहीं थे गवर्नमेंट के इस डिसीजन से. ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा. द अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द 3 जजेस हु वर suppressed and had given ruling against the government. So the constitutional interpretations and the political ideologies were getting mixed up rapidly. People close to Prime Minister started talking about the need of a judiciary and the bureaucracy committed to the vision of the executive and legislature. So the climax of the confrontation was, of course, the ruling of the High Court declaring Indira Gandhi elections invalid. इन सब के बीच में जो क्लाइमैक्स रहा, जिसने इमरजेंसी को जन्म दे दिया, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट. आपको पता है हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है. यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है, उसकी बेंच जो है वो लखनऊ में है, उसको खंडपीठ कहते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, व्हाई इट हैपेंड ऑन, ये प्रियांशी आपको याद रखना, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स. आप कई बार भूल जाते हो, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना. दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति ऑल्सो. ऑन जून 12, 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court passed the judgment declaring Indira Gandhi's election to Lok Sabha invalid. 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया और उसमें बताया कि इंदिरा गांधी का जो लोकसभा का पिछला इलेक्शन था वो पूरी तरह से इनवैलिड है. क्यों? आप देखो, क्योंकि एक इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी. राज नारायण थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने 1971 में जो चुनाव हुआ उसके खिलाफ एक पिटीशन कोर्ट में डाल दिया. पिटीशन में क्या कहा गया? द पिटीशन चैलेंज दैट द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैज यूज्ड द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द इलेक्शन कैंपेन. आप किसी भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकते, चुनाव के प्रचार प्रसार में, चाहे आप प्रधानमंत्री हो नहीं हो. ये चीजें होती हैं. जजमेंट आया सुप्रीम हाई कोर्ट का, तो उसमें क्या मतलब था? शी वॉज नो मोर एन एमपी एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 months. जो जजमेंट आया उसमें क्या था कि अब वो उनका अगर इलेक्शन इनवैलिड था तो वो एमपी नहीं है, अगर वो एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगी. आप समझना इस जजमेंट को. और on June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order till her appeal was decided that she could remain an MP but could not take part in the proceedings of Lok Sabha. जब ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया. 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें ये बोला कि ठीक है, हम स्टे को वैसे करते हैं, ग्रांटेड करते हैं, लेकिन ये कहा गया कि वो एमपी तो रह सकती हैं लेकिन वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं करेंगे. और जब वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं करती
तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर रहने का कोई मतलब था नहीं। अब पूरा स्टेज एकदम जबरदस्त तरीके से लग चुका था, फाइनल बॉल पे छक्का लगने वाली बात थी। The state was now set for a big political confrontation, and the opposition political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration rally in Delhi's Ramlila ground on 25th June 1975। ये दिन आप याद कर लो, इमरजेंसी इसी दिन लगी थी रात में। स्टेज सेट था, पूरा ड्रामा जबरदस्त तरीके से, पूरे देश में एक माहौल था इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने के लिए। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा देश ऐसे लग रहा था कि इस समय दिल्ली में उमड़ गया था। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जयप्रकाश नारायण announced a nationwide satyagraha for her resignation and asked the army, the police and the government employees not to obey illegal and immoral order। जयप्रकाश नारायण ने सबसे रिक्वेस्ट की, चाहे वो आर्मी था, एयरफोर्स था, नेवी था, जो भी उस समय था, पुलिस, कि आप इलीगल ऑर्डर्स को बिल्कुल मत मानना। This too threatened to bring activities of the government to a standstill। The political mood of the entire country had turned against the Congress more than ever। जो पॉपुलैरिटी कांग्रेस को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के टाइम में थी, वो एकदम अपोजिट हो गई। पूरे देश का जो माहौल था वो बदल चुका था। अब इंदिरा गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन चीजों को देखेंगी। So the response of the government was to declare a state of emergency। On June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि अगर देश में ऐसा लगे सरकार को कि भैया दिक्कत है, स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, पूरे देश का आंतरिक माहौल बिगड़ रहा है, तो उसका सहारा लेते हुए उन्होंने इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना था। अंडर दिस प्रोविजन द आर्टिकल, द गवर्नमेंट को डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और threat of internal disturbance। The government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of the state of emergency necessary। सरकार ने ये कहा कि माहौल ऐसा देश में हो गया कि अगर वो इमरजेंसी नहीं लगाएंगे तो देश के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। Technically speaking, this was the within the power of the prime minister or the government for our constitution। It provides some special power to the government once an emergency is declared। भारत में क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉर्मल टाइम में फेडरल गवर्नमेंट होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है और सारी की सारी ताकत जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास आ जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति एक नामात्र का अध्यक्ष है, ही वाज अ नॉमिनल हेड, और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेट होती हैं। Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of power remains suspended and all the power are concentrated in the hands of union government। This means prime minister and council of ministers। Secondly, the government also gets the power to curtail or restrict all of any fundamental rights during the emergency। From the wording of the provision of the constitution, it is clear that an emergency is seen an extraordinary condition in the normal democratic politics and cannot function, therefore special power are granted to the government। So on the night of 25th June 1975, prime minister recommended the imposition of emergency to the president Fakhruddin Ali Ahmed। प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं प्रोक्लेम कर सकता, इमरजेंसी हैज टू बी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे एफ ए अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, उन्हें बोला गया और एकदम मिडनाइट में ये चीजें डिक्लेयर की गई। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वाज डिस्कनेक्टेड। In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested, and the cabinet was informed at a special meeting at 6 a.m. on 26 June when all these things had taken place। प्रियांशी, आप सुन रहे हो बेटा? हाँ सर, सुन ही रही हूँ। Yes, it's very interesting, you know, just imagine what has happened। 25 तारीख को रात में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और बहुतों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। ये सारी चीजें उस समय कोई इंटरनेट मीडिया ये सब चीजें तो इतनी थी नहीं, रेडियो से ये चीजें प्रसारित होती थी और देखो देश में कैसा माहौल बना। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की और सारे बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स की लाइट जो है वो कट कर दी गई 1-2 दिनों तक। और अगले दिन सुबह या उस रात में और अगले दिन सुबह कम से कम लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई पूरे देश में। इसमें अपोजिशन पार्टी के लोग थे और बहुत सारे सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। तो दिस वाज एक्चुअली द इमरजेंसी।